Subscribe now and press the bell icon. कैपिटल मार्केट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट जिसमें बेसिकली जिसको हम इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। जितने भी हमारे इक्विटी स्टॉक्स हैं लाइक रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितनी भी कंपनीज हैं ये सब इक्विटी मार्केट का पार्ट है जिसमें हम लोग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करते हैं। द कैपिटल मार्केट इज ऑपरेशनल फ्रॉम 9 AM इन द मॉर्निंग टिल 3:30 PM इन द आफ्टरनून। 6.5 घंटे हमारा कैपिटल मार्केट मंडे टू फ्राइडे ऑपरेशनल होता है। The second type of market that is under the stock market is the debt market, जो basically क्या है यहाँ पे जो debt market basically हम लोग बात कर रहे हैं, ये basically जो है it is more likely a part of a mutual fund market, क्योंकि यहाँ पे basically जो debt funds होते हैं, कंपनीज जिनको debt funds को लेकर आती हैं, ये basically आपके low profit funds होते हैं, लेकिन हाँ ये funds कंपनीज तब निकालती है when they want to raise funds on immediate basis from the market। तो ये थोड़ा सा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पॉइंट से अलग हो जाता है। दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स, राइट। आपका डेप्थ मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है। अगला मार्केट है आपका डेरिवेटिव मार्केट। जिन लोगों ने ट्रेडिंग आज से पहले करी है थोड़ा बहुत, या जिन्होंने नहीं भी करी है, एक टर्म आपने सुना होगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, FNO। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बेसिकली आर द डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मार्केट इज स्ट्रिक्टली मेंट ओनली फॉर ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग के लिए ही है, राइट। बेसिकली डेरिवेटिव्स को हम लोग बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में भी यूज़ करते हैं। इन क्लासेस हम आपको उसको सिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं वो। आपका रिस्क मैनेजमेंट है, हेजिंग है, हाउ यू कैन बेसिकली मिनिमाइज योर लॉसेस। तो इन सब चीज़ों में डेरिवेटिव मार्केट यूज़ करा जाता है फॉर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। इसका टाइमिंग भी कैपिटल मार्केट के जैसा ही है, डेरिवेटिव कैपिटल मार्केट का ही एक पार्ट है। अब यहाँ पे जो अगला मार्केट है, ये दोनों नीचे करेंसी एंड कमोडिटी, दीज आर वन ऑफ बोथ आर द स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं ये दोनों। करेंसी मार्केट बेसिकली इज द मार्केट जिसको हम लोग फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं। फॉरेक्स का मतलब है आपका फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें हम लोग जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट करेंसीज हैं इनमें ट्रेडिंग करते हैं। डॉलर, रुपी, पाउंड, यूरो, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट करेंसीज जिसमें हमारी कंट्री में एक्टिवली बहुत अच्छे वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती है। करेंसी मार्केट का जो टाइमिंग है गाइस, दैट इज 9 AM इन द मॉर्निंग टिल 5 PM, 9 to 5। इसका टाइमिंग अलग है। करेंसी मार्केट हमारा ऑपरेशनल है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। (9 AM to 5 PM is the timing for the currency market। अगला जो मार्केट है गाइस, दैट इज द कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट बेसिकली आपका जो है, इट इज वन ऑफ द वास्ट मार्केट, ज्यादा बड़ा मार्केट है एज कंपेयर टू द अदर मार्केट्स, क्योंकि कमोडिटी मार्केट आपका 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। बुलियंस, जिसमें आ जाते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। मेटल्स, जितने भी आपके मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, टिन, जिंक, लेड, ऑल द मेटल्स, ठीक है। तीसरी कैटेगरी है आपकी ऑयल एंड गैस, जिसका पार्ट है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। और फोर्थ प्रोडक्ट है आपका एग्री कमोडिटीज, एग्री प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो इसका पार्ट है। तो आपका कमोडिटी जो है ये 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। तो कमोडिटी मार्केट जो है वो ज्यादा बड़ी मार्केट है। एंड कमोडिटी मार्केट के जो प्राइसेस हैं ये बेसिकली कंट्री स्पेसिफिक नहीं है। कमोडिटी प्राइसेस बेसिकली आर इंटरनेशनल प्राइसेस। जो प्राइस गोल्ड का इंडिया में, इंडिया के लिए, हमारे लिए है, सेम प्राइस आपका डॉलर करेंसी में यूएस के लिए भी सेम है, राइट। सो दीज प्राइसेस आर बेसिकली ट्रेडेड ऑन इंटरनेशनल बेसिस। इंटरनेशनली हर कंट्री में कमोडिटी प्राइसेस सेम होते हैं उनकी करेंसीज में कन्वर्ट करने के बाद। कमोडिटी मार्केट का रनिंग टाइम भी ज़्यादा है, एज कमोडिटी मार्केट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन
कमोडिटी मार्केट का जो टाइमिंग है दैट इज 9 AM to 11:30 PM इन द नाइट। रात को 11:30 बजे तक कमोडिटीज में ट्रेडिंग होती है। एंड कहीं ना कहीं हमारी बेसिकली हर कंट्री में, नॉट ओनली हमारी कंट्री, हर कंट्री में इन्फ्लेशन जो होता है, महंगाई जो होती है, महंगाई बेसिकली अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर हम लोग ये देखते हैं कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या इन्फ्लेशन घट रहा है, राइट, उसमें कमोडिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। रिसेंटली इन द पास्ट फ्यू मंथ्स आपने भी नोटिस किया होगा, पेट्रोल प्राइसेस एंड डीजल प्राइसेस वर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट। यहाँ पे हम लोग अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग स्टेट से ज्वाइन हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर पार्ट में पेट्रोल प्राइसेस वर गोइंग अप। तो आपका पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने का मेन रीजन क्या था? द मेन रीजन वाज राइजिंग इन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। इनकी महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे। एंड कमोडिटी प्राइसेस जब भी इंक्रीज होंगे, चाहे वो गोल्ड के हो, चाहे वो आपके मेटल्स के हो, या फिर आपके ऑयल एंड गैस के हो, दैट आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट टू योर इन्फ्लेशन। अगर कमोडिटी प्राइसेस किसी भी कंट्री में ऊपर बढ़ते हैं, कमोडिटी अगर ऊपर जा रही है और कंट्री के अगर जीडीपी नंबर्स वीक हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्री के इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ता ही बढ़ता है। तो कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप उसमें ट्रेड करो चाहे ना करो, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कमोडिटी करेंसी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं यार हमारा स्टॉक मार्केट में, हमारा इक्विटी मार्केट में ट्रेड चल रहा है, तो हम बाकी मार्केट्स को क्या ट्रैक करें। लेकिन एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, व्हाट इज हैपनिंग इन द करेंसीज एंड कमोडिटीज को ट्रैक करना भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये 5 सेगमेंट्स में आपका मार्केट जो है ये डिवाइडेड है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, रेजिंग फंड्स। तो कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट का पार्ट बनती है फंड रेज करने के लिए, पैसा रेज करने के लिए। अब इस फंड रेजिंग के जो पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जो इस फंड रेजिंग का पूरा प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं आपका बेसिकली आईपीओ। ये टर्म आप लोगों ने सुना होगा, आईपीओ, राइट। इट इज बेसिकली द फुल फॉर्म इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी न्यू कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी बेसिकली स्टॉक मार्केट का जो पार्ट नहीं है, वो कंपनी बेसिकली स्टॉक मार्केट का पार्ट बन सकती है एंड बेसिकली अपने स्टॉक्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा सकती है, राइट। तो जितनी भी कंपनी स्टॉक मार्केट का करेंटली पार्ट हैं, राइट, जितनी भी कंपनीज स्टॉक मार्केट में अभी जो चल रही हैं, they have all become the part of stock market through IPO। वो IPO के थ्रू ही स्टॉक मार्केट में आए हैं, राइट। अब IPO में होता क्या है, IPO में ऐसी कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में आ सकती है जो कि बेसिकली स्टॉक मार्केट में अभी तक नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बोलें कि अगर आप चाहो आपकी कंपनी आ जाए या मैं चाहूँ मेरी कंपनी स्टॉक मार्केट का पार्ट बन जाए, क्या इतना ईजी है? नहीं, इतना ईजी नहीं है, राइट। IPO किससे रिलेटेड भी देयर आर सर्टेन कंडीशंस सेट इट अप बाय दी सेबी। इसको सेटअप किसने किया है? सेबी ने। जो कंडीशंस हैं, अब सेबी कौन है? नया टर्म हमारे सामने आ गया, सेबी इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारे स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, राइट। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जो भी बेसिकली चीज़ें होती हैं, ब्रोकर्स हैं, कंपनीज हैं, हर कोई सेबी के कंप्लायंसेस के अंडर है। हमारे पूरे स्टॉक मार्केट को सेबी जो है ये मॉनिटर करता है, ताकि कोई भी इन्वेस्टर के साथ या ट्रेडर के साथ किसी तरीके का फ्रॉड ना हो। और हमारे प्रोटेक्शंस के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो बेसिकली सेबी उसको मॉनिटर करता है। तो यहाँ पे सेबी ने कुछ रूल्स बनाए हैं फॉर न्यू कंपनीज टू कम अंडर द IPO। अब वो रूल्स क्या क्या है, कंडीशंस क्या क्या है? पहली कंडीशन तो ये है कि कोई भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में IPO लाना चाहती है, वो कंपनी दैट शुड बी 3 years ओल्ड। उसका बिजनेस मॉडल 3 साल पुराना होना चाहिए। कंपनी पिछले 3 साल से कहीं ना कहीं ट्रेडिंग एंड अपना बेसिकली जो है ट्रेड या फिर बेसिकली वर्क कर रही हो। इसके अलावा अगला जो मेन चीज है वो ये है कि कंपनी जो है वो डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए, राइट, डिफॉल्टर ना हो, या फिर कंपनी बेसिकली कभी भी किसी भी चीज में ब्लैकलिस्ट ना हुई हो अपने पास्ट में, अपने ऑपरेशंस में, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कंपनी का टर्नओवर। भाई कंपनी बिजनेस जो कर रही है उसका टर्नओवर जो है वो मिनिमम 25 करोड़ रुपीस होना चाहिए।
अगर कंपनीज इन 3 बेसिक कंडीशंस को फुलफिल करती है, अगर ये 3 कंडीशंस कंपनी की पूरी हो रही हैं, तो दैट कंपनी इज एलिजिबल टू ब्रिंग कम विद एन आईपीओ, तो वो कंपनी आईपीओ लेकर आ सकती है। यहां तक क्लियर है गाइस? एनी डाउट स्टिल हियर? एनी क्वेश्चंस विल बी वेलकम्ड इफ अगर कोई डाउट है यहां पे आपको। ठीक है, इफ नो डाउट्स देन आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपका बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया कि बेसिकली सेबी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है फॉर अ कंपनी टू कम विद एन आईपीओ। अब देखिए, जब कंपनी आईपीओ लेकर आती है, व्हेनेवर एनी कंपनी दैट विल कम विद एन आईपीओ, वो कंपनी बेसिकली आईपीओ के कुछ सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करेगी। व्हाट आर द सर्टेन स्टेप्स ऑफ एन आईपीओ? कंपनी का आईपीओ कैसे कैसे आता है उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सी दीज आर द स्टेप्स ऑफ एन आईपीओ जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। These are the 10 steps of an IPO that a company basically undergoes. जिसमें सबसे पहला स्टेप है कंपनी का, जो कंपनी आईपीओ लेकर आने वाली है, द कंपनी अपॉइंट्स अ मर्चेंट बैंक। कंपनी एक मर्चेंट बैंक को अपॉइंट करती है, और ये जो मर्चेंट बैंक है, राइट, ये कंपनी के कहीं ना कहीं सारे लीगल और फाइनेंशियल कंप्लायंसेस को पूरा करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के जितने भी लीगल पेपर वर्क है, आपका फाइनेंशियल पेपर वर्क है, सब चीज़ों के लिए मर्चेंट बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट प्रोसीजर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मर्चेंट बैंकर क्या करता है? मर्चेंट बैंकर प्रिपेयर्स द DRHP ऑफ द कंपनी। कंपनी का DRHP डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करता है। DRHP स्टैंड्स फॉर ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के बारे में सब कुछ बताता है। अभी सबमिट किसको किया जाता है? ये सबमिट किया जाता है सेबी को। तो ये सेबी के लिए एक तरीके से इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट होता है कि भाई कंपनी क्या करती है, कंपनी के क्या कंपनी का टर्नओवर रहा है, बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी फंड रेजिंग जो करना चाह रही है उसका मोटिव क्या है। कंपनी फंड रेजिंग करने जो चाह रही है, तो कंपनी फंड रेजिंग करके उस पैसे को यूज कहाँ करेगी, ये सारी चीजें उस DRHP में मेंशन करी जाती है। अब देखिए, सेबी का ये जानना जरूरी क्यों है कि कंपनी इस पैसे को कहाँ यूज करेगी? सो दैट उस पैसे का मिसयूज ना हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो पैसा कंपनी को दिया जा रहा है थ्रू एक्सचेंज, वो पैसा किसका है? ना तो वो गवर्नमेंट का पैसा है, ना ही वो कोई प्राइवेट कंपनी का पैसा है, वो पब्लिक का पैसा है, राइट? आपका पैसा है, मेरा पैसा है, राइट? सो सेबी इज वेरी मच स्ट्रिक्ट अंडर दिस कंडीशंस दैट द मनी दैट इज गिवन टू द कंपनीज आर यूज्ड इन अ वेरी प्रॉपर वे एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, राइट? तो ये सारी चीजें सेबी को सबमिट करी जाती है, DRHP वेरीफाई करा जाता है सेबी के थ्रू, एंड आफ्टर वेरिफिकेशन एक हफ्ते का प्रोसेस होता है ये सेबी के थ्रू। आफ्टर वेरिफिकेशन व्हेन एवरीथिंग इज फाइन, जब सब कुछ ठीक है, द कंपनी गेट्स द IPO अप्रूवल। कंपनी को IPO के लिए अप्रूवल मिल जाता है। अब गाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यह है जानना कि चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी का IPO है, अभी आपको अगर मैं बताऊं इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में LIC का IPO आने वाला है। LIC का वैल्यूएशन अगर हम करें तो LIC जो वैल्यूएशन है कंपनी का, दैट इज 15 लाख करोड़ रुपीस वैल्यूएशन है। 15 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी वैल्यू होगी LIC के IPO के टाइम पे ही, राइट? और हमारी 15 लाख करोड़ से बड़ी कंपनी सिर्फ एक ही है पूरे कंट्री में, दैट इज रिलायंस, जिसका मार्केट कैप है 17 लाख करोड़ रुपए। और बाकी जितनी भी कंपनीज हैं, TCS, इन्फोसिस, सबका मार्केट कैप जो है 10 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ के आसपास है। तो LIC का IPO आने वाला है। तो यहाँ पे मेरा मोटिव बोलने का ये था कि चाहे कंपनी का कितनी भी बड़ी कंपनी का IPO आए या कितनी भी छोटी कंपनी का IPO आए, IPO ओपन होता है सिर्फ 3 वर्किंग डेज के लिए। मतलब आपके पास किसी भी कंपनी के IPO को सब्सक्राइब करने के लिए, खरीदने के लिए कितने दिन होते हैं? यही 3 बिजनेस डेज होते हैं, 3 वर्किंग डेज होते हैं जिसके लिए IPO ओपन होता है। सो whenever any company will get the IPO approval, the IPO will open for 3 working days. And अब जिस कंपनी का गाइज IPO आता है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो कंपनी बेसिकली IPO के बाद स्टॉक मार्केट का पार्ट बनी जाए। जी डॉली जी पूछिए, एनी क्वेश्चंस? सर मुझे ये पूछना है बिकॉज आई हैव नो नॉलेज रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट्स। अभी आप बोल रहे हो कि LIC का IPO आएगा, तो LIC अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है स्टॉक मार्केट्स में? नो, LIC जो है वो स्टॉक मार्केट का पार्ट नहीं है। LIC का एक सब्सिडरी LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है वो स्टॉक मार्केट का पार्ट है, लेकिन LIC स्टॉक मार्केट का पार्ट अभी तक नहीं है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू कि हमें पता कैसे चलता है कि ये मतलब हाउ वी फिगर आउट कि ये कंपनी अब लिस्ट हो रही है या लिस्ट होगी? मतलब कैसे हमें पता कैसे चलता है? थ्रू न्यूज़ चैनल्स?
No, या CNBC? there are certain websites when you will be studying, हम आपको वो websites बताएंगे, एंड कौन से likely IPOs आने वाले हैं वो भी पता चल जाता है हमें, right? Which IPOs are about to come, are likely to come in the coming months. ये सारी चीज़ों के लिए बेसिकली वैसे तो डीमैट अकाउंट से पता चल जाता है. डीमैट अकाउंट में अगर आप देखोगे, इफ़ यू हैव अ डीमैट अकाउंट, देयर इज अ ऑप्शन इन द डीमैट अकाउंट दैट इज कॉल्ड एज IPO. तो यहाँ पे कुछ रिसेंट IPOs जो आने वाले हैं वो पता लग जाते हैं. प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट ये देखिए कुछ यहाँ पे आपके जो अभी 2 IPO जो ओपन है ये दिखा रहा है, जो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए कि आपको पता चल जाए कि भाई आने वाले कुछ महीनों में कौन से IPO आने वाले हैं. तो उसके लिए देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स, ये वेबसाइट्स के थ्रू हमें पता लग जाता है. जैसे चित्तौड़गढ़.com वेबसाइट है, तो इसमें आपको IPO के बारे में पता लग जाता है. सो यहाँ पे न्यूज़ बेसिस नहीं, लेकिन पर्टिकुलरली देयर आर सर्टेन गुड वेबसाइट्स दैट वी विल गिव इट टू यू, जिसमें आप इन सब चीज़ों को स्टडी कर सकते हो और आपको ये पता लग जाता है कि कौन से IPOs आने वाले हैं, उस IPO का साइज क्या होगा, डेट्स क्या है बेसिकली, राइट? सो दीज ऑल थिंग्स विल बी सी. अदानी विल्मार लिमिटेड का IPO आने वाला है, 27 जनवरी को ओपन होगा. क्लोजिंग डेट इज 31 जनवरी. इसके अलावा तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली अलग अलग वेबसाइट्स में पता लग जाती है. सो फ्रॉम दैट सोर्स ओनली LIC का IPO जो है वो आने वाला है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये आने वाला एक्चुअली बहुत पहले था. LIC का IPO वॉज लाइकली टू कम इन जून जुलाई इसी पिछले साल, लेकिन गवर्नमेंट ने वो डिले कर दिया और वो अब इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में उसको आफ्टर बजट लेकर आएंगे. तो अभी तक LIC जो है वो स्टॉक मार्केट का पार्ट नहीं है. IPO के बाद वो स्टॉक मार्केट का पार्ट बनेगा. लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो बताया कि जो भी कंपनी IPO लेकर आती है, देखिए जो बड़ी कंपनी IPO लेकर आएगी ना, जैसे LIC का IPO आएगा, या जोमेटो का IPO आया था, बर्गर किंग का IPO आया था, राइट? आपका KFC की जो फ्रेंचाइजी जो है दैट इज देवयानी, उसका IPO आया था. पेटीएम का IPO आया था. ये जो बड़ी कंपनीज के IPOs आते हैं ना, ये तो पॉपुलैरिटी ग्राउंड पे IPO जो है फेमस होते हैं, तो इनको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है. कंपनी IPO के वाइज फेल नहीं होती. ये कंपनीज तो बेसिकली आपकी लिस्ट हो ही जाती हैं. लेकिन यहाँ पे आपका मेन चीज ये होती है कि कोई भी कंपनी IPO जो लेकर आ रही है वो लिस्ट तब होगी व्हेन दे विल गेट मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन. मतलब उस कंपनी का जो टोटल इशू साइज है, टोटल जो उसका इक्विटी साइज है, उसका 90% शेयर पब्लिक से सब्सक्राइब होना चाहिए. पब्लिक को उतना खरीदारी पब्लिक से आनी चाहिए, तभी वो कंपनी स्टॉक मार्केट का पार्ट बनेगी. जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, अगर एक ये आपका प्रेसिशन नाम का IPO ओपन है, अगर मैं इसके स्टेटस पे जाऊँ, राइट, इफ आई क्लिक ऑन दी अप्लाई, इफ आई अप्लाई इट, यू कैन सी हियर एवरीवन, मैं मार्क कर रहा हूँ, द इशू साइज ऑफ द कंपनी इज 43 लाख शेयर्स, राइट? 43 लाख शेयर्स ये कंपनी टोटल IPO में लेकर आई है. अब इसका 43 लाख का 90% कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली इट इज 38.7 lakhs, राइट? ऑलमोस्ट 39 लाख मान लो. तो अब इस कंपनी को अगर IPO में सक्सेसफुली लिस्ट होना है, इस कंपनी को अगर IPO सक्सेसफुली लिस्ट करना है, तो इस कंपनी को मिनिमम 39 लाख शेयर जो है इन 3 दिनों में IPO में बेसिकली सेल आउट होने चाहिए, तभी वो कंपनी स्टॉक मार्केट का पार्ट बनेगा, IPO उसका सक्सेसफुल होगा. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर किसी कंपनी को 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता, उस केस में क्या होगा? If the company is not getting 90% subscription, that the IPO will fail. उस कंपनी का IPO फेल हो जाएगा and the company has to refund all the money back. Right? उसका IPO then फेल हो जाता है. So ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका IPO फर्स्ट टाइम पे फेल होता है. लेकिन अगर किसी कंपनी का IPO फेल होता है, then that company can apply again for the IPO after 1 year. 1 साल का उसको वेटिंग पीरियड रखना पड़ता है. राइट? तो ये बेसिकली आपका एक कंपनी का IPO का प्रोसीजर होता है. सर हेमलता जी सर, फेल से क्या मतलब है बेसिकली? जिस कंपनी को सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, 90% सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है ना IPO में. सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी को IPO पास करने के लिए, अगर लेट्स सपोज कोई कंपनी आई है जिसका सब्सक्रिप्शन जिसको मिला है 70%, तो वो IPO फिर स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होगा, वो IPO फेल हो गया है. अब वो कंपनी को जितना भी पैसा उसको 70% जो मिला है वो रिफंड करना पड़ेगा, और वो स्टॉक मार्केट में वो कंपनी लिस्ट नहीं होगी, तो वो IPO फेल हो गया. ओके, यस. तो गाइज ये हैं आपके IPO के स्टेप्स.
राइट। अब जब कोई कंपनी आईपीओ कंफर्टेबली, जब आईपीओ किसी कंपनी का लिस्ट स्टॉक मार्केट में हो जाता है, सो नाउ दैट कंपनी कम्स अंडर द एक्सचेंज। अब जो वो कंपनी है वो एक्सचेंज का पार्ट बनती है। वी आर हैविंग टू एक्सचेंजेस, NSE and BSE, that is National Stock Exchange, and your BSE, that is Bombay Stock Exchange। ये तो बेसिक नॉलेज है, सबको पता होगा दोनों एक्सचेंज हमारे हैं। लेकिन डू यू गाइज नो कि दोनों एक्सचेंजेस जो हैं हमारे, इसमें बेसिकली आपका फॉर्मेशन कब है, ये कब फॉर्म हुए हैं? NEC is formed in 1992 and BSE जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इट इज फॉर्म्ड इन 1875। BSE इज ऑल्सो एशियाज ओल्डेस्ट एक्सचेंज, पूरे एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। राइट, सो वी आर हैविंग टू एक्सचेंजेस। जितनी भी कंपनी स्टॉक मार्केट का पार्ट बनती हैं, राइट, सो दे कम अंडर द टू एक्सचेंजेस। नाउ यहां पे बेसिकली ये तो आपका बेसिक था कि बेसिक मार्केट के बारे में नॉलेज, जो भी बेसिक चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। नाउ लेट्स मूव टू टेक्निकल एनालिसिस। बेसिक मार्केट में देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम लोग थोड़ा टेक्निकल की तरफ चलते हैं। अब व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस जो है, इट इज अ स्टडी, इट इज बेसिकली अ प्रोसेस हाउ वी कैन बेसिकली रीड द चार्ट्स। आपके सामने देखिए कि चार्ट ओपन है मार्केट का, निफ्टी, राइट। अब ये बेसिकली चार्ट्स को रीड करने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, दैट इज बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राइस और वॉल्यूम को स्टडी करते हैं। आवर मेन फोकस इन टेक्निकल रिमेन्स ऑन द स्टडी ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम। कितना स्टॉक का प्राइस है, राइट, और उसमें बेसिकली वॉल्यूम क्या है। तो यहां पे बेसिकली आपका जो है, इसको टेक्निकल एनालिसिस जो है डील करता है। नाउ इन टेक्निकल एनालिसिस द मेन थिंग हियर इज द स्टडी ऑफ चार्ट। जो आपके सामने चार्ट ओपन है, इसको हम कहते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। दिस इज द कैंडलस्टिक चार्ट। चार्ट्स और भी तरीके के होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, हेकेनाशी, रेंको, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस जो है वो मोर देन 85% आपका कैंडल्स के आजू बाजू रिवॉल्व करता है। इसलिए हमारा जो मेन फोकस रहता है टेक्निकल एनालिसिस में फॉर एवरीवन, दैट इज बेसिकली ऑन कैंडलस्टिक चार्ट, कैंडलस्टिक स्टडी। नाउ व्हाट इज अ कैंडलस्टिक एग्जैक्टली, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो जो ये बार्स आपको दिख रहे हैं, जो ग्रीन एंड रेड बार्स आपको यहाँ पे चार्ट में दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज कैंडलस्टिक्स, राइट। और ये दो ही कलर हैं, इसके अलावा कोई तीसरा कलर नहीं है। या तो बार, या तो कैंडल ग्रीन है या फिर रेड है, राइट। अब ग्रीन का मतलब होता है मार्केट ऊपर बढ़ रही है, और रेड का मतलब होता है देयर इज अ फॉल इन द मार्केट, मार्केट गिर रही है, इन अ सिंपल लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कैंडल फॉर्म होती है ना, बनती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बनती कैसे है, यहाँ पे देखेंगे अगर हम, एक कैंडल स्टिक्स बनने के पीछे देयर आर टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। एक कैंडल के अंदर दो चीजें होती हैं, बॉडी एंड द अपर एंड द लोअर शैडो। तो एक कैंडल दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है, दैट इज कॉल्ड बॉडी एंड द शैडो, ठीक है। अब यहां पे देखिए, आपको जो बॉडी है ये बताएगा आपको ओपन और लो के बारे में, ओपन और क्लोज के बारे में, सॉरी। Body will tell you about the opening price and the closing price, and the shadow will tell you about the high and the low. तो एक कैंडल में ये चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओपन कहाँ है, हाई कितना है, लो कितना है, और क्लोजिंग कहाँ पर है। तो राइट, ये चारों कंपोनेंट्स के बेसिस पे बेसिकली आपका जो है एक कैंडल फॉर्मेशन जो है वो होती है। नाउ यहाँ पे कैंडल जो है वो दो तरीके की बनती हैं, either it will be green or it will be red.
दिस इज अ रेड कैंडल, दिस इज अ ग्रीन कैंडल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस? अगर हम यहाँ पर डिफरेंस की बात करें, रेड कैंडल का ओपनिंग ऊपर होता है, क्लोजिंग नीचे होता है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट बेसिकली गिरा है, मार्केट में फॉल आया है। और ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे होता है, क्लोजिंग ऊपर होता है। दैट मीन्स मार्केट में एक सिग्निफिकेंट राइज आया, मार्केट ऊपर बढ़ा है। सो बेसिकली ग्रीन मार्केट इज इंडिकेटिंग यू अ अप मूव एंड द रेड कैंडल इज बेसिकली इंडिकेटिंग यू अ फॉल। तो ये कैंडल कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनते हैं यहाँ पे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कैंडल की ये है कि कैंडल कभी भी आपको सेम शेप एंड साइज का तो मिलेगा नहीं। यहाँ पे जैसे आपको सिंपल तरीके से दिखा दिया है, ऐसा तो मार्केट में ऑब्वियसली नहीं होता। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एवरी कैंडल इज ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज। कोई कैंडल बहुत बड़ा है, कोई कैंडल बहुत छोटा है, राइट? सो देयर आर डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइज ऑफ द कैंडल्स, एंड यही डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइज जो हैं, दे फॉर्म डिफरेंट कैंडल पैटर्न्स। ये आपके अलग अलग कैंडल पैटर्न्स बनते हैं। एंड इन टेक्निकल एनालिसिस देयर आर मोर देन 25 टाइप्स ऑफ कैंडल पैटर्न्स। ये जो 25 टाइप के पैटर्न्स है ना गाइस, ये आपको हर पैटर्न मार्केट में बाइंग और सेलिंग रिवर्सल्स के बारे में बताएगा। जो 25 टाइप के पैटर्न्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम अपनी लाइव क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इट्स अ टॉपिक वर्थ ऑफ कंप्लीट 1 वीक, एक हफ्ता चलता है ये टॉपिक अकेला। और इसमें जो अलग अलग पैटर्न्स हैं आपके, these patterns basically tell you about different candle formations। मार्केट में रिवर्सल जहां जहां से आते हैं, वो पॉइंट्स बेसिकली आपको ये पैटर्न्स बताते हैं। अब इसी तरीके से, जिस तरीके के कैंडल पैटर्न्स होते हैं, इसी तरीके से आपका एक और टॉपिक है, दैट इज चार्ट पैटर्न्स। अब चार्ट पैटर्न्स जो हैं, ये कैंडल पैटर्न से अलग होते हैं, लेकिन जो चार्ट पैटर्न्स आपके हैं, चार्ट पैटर्न्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक तरीके से चार्ट पैटर्न्स आर द मेन बैकबोन ऑफ कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस। वैसे तो चार्ट पैटर्न्स भी देयर आर मोर देन 20 टाइप्स, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न आपका एक है जैसे चैनल। अब गाइस यहाँ पे चैनल में क्या होता है, देखिए आपके सामने जो मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन पे ओपन करा हुआ है चैनल, इसमें आपको दिख रहा होगा 2 पैरेलल लाइंस के बीच में मार्केट नीचे गिर रहा है, राइट? मार्केट इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ही चल रहा है, ना तो उसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, ना ही नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली मार्केट गिर नीचे ही रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ बेयरिश चैनल। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो इस तरीके से, सो दिस इज कॉल्ड एज अ बुलिश चैनल। तो अगर मैं ये चैनल आपको दिखाऊं मार्केट में, इन दोनों चैनल की इंपॉर्टेंस क्या है? जो ये वाला चैनल है बेयरिश चैनल, इसकी इंपॉर्टेंस है जब ये ऊपर को ब्रेक करता है ना मार्केट को, तो वो हमारा एक तरीके से ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी नीचे तो गिरी रही थी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि इसमें ट्रेंड रिवर्स अब ऊपर की तरफ हो गया। तो बेयरिश चैनल में ऊपर की तरफ का रिवर्सल इंपॉर्टेंट होता है, और आपका बुलिश चैनल में जो ये वाला है, इसमें कहाँ का रिवर्सल इंपॉर्टेंट होगा? नीचे का। तो ये दोनों इंपॉर्टेंटली हमें मेजर करने होते हैं, देखने होते हैं। अब देखिए कुछ टाइम पहले, अभी आपका ऑलमोस्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में हमारी निफ्टी में एक बहुत ज़बरदस्त बेयरिश चैनल का ब्रेकआउट आया था, जिसके बाद मार्केट का ट्रेंड इमीडिएटली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया था। अब देखो आपके सामने मैं एक चैनल बनाने वाला हूँ, जस्ट हैव अ लुक हियर। दिस वाज अ बेयरिश चैनल। निफ्टी बेयरिश चैनल में चल रहा था कब से? आपका ऑलमोस्ट अक्टूबर के मिड से लेके आपका 31 ऑफ दिसंबर तक। लेकिन जैसे ही देखो इसने इंपॉर्टेंट चीज क्या करी, इसने इंपॉर्टेंटली अपने चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। जैसे ही ये ब्रेकआउट आया आपका विद इन 2 वीक्स, अभी तो वापस मार्केट थोड़ा सा डाउन होनी शुरू हो गई है, लेकिन विद इन 2 वीक्स मार्केट ने 17,300 के लेवल से 18,300, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की आपको इमीडिएट रैली दे दी थी। एंड जो 1000 पॉइंट की रैली है ना, इट इज वेल क्वाइट इनफ रैली टू बुक 15 to 20% प्रॉफिट इन एनी स्टॉक। अगर 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर जा रहा था, अब ये मान के चलो आपका स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं 10 से 15% ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पे बेसिकली ये था आपका बेयरिश चैनल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ। तो ऐसे ही ब्रेकआउट्स आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं चैनल्स में। चैनल्स में इंपॉर्टेंट होता है अगर मार्केट चैनल के अंदर चल रही है, तो अब इसमें बेसिकली जितनी बार ये चैनल के अपर एंड से वापस सेलिंग में आ रहा है,
ये आपको यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देता है, या फिर अगर बुलिश चैनल हो तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है लाइव मार्केट में, इनको बनाना कैसे है, राइट, ये सारी चीज़ें हम आपको क्लासेस में सिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने बनाया तो अभी बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, बहुत ईजी है, लेकिन बिना प्रैक्टिस ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है। इसको आइडेंटिफाई करना, बनाना, ये सारी चीज़ें यू विल लर्न इन दी लाइव क्लासेस। तो दिस इज योर चैनल। चैनल के बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका इसमें चैनल के अंदर एक और पैटर्न है, दैट इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब गाइज ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसकी फॉर्मेशन कैसी है, लाइक आवर बॉडी स्ट्रक्चर वी आर हैविंग अ हेड एंड 2 शोल्डर्स, वैसे बनता है ये। अब लेकिन गाइज इस पैटर्न की इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इस पैटर्न में खासियत इसकी ये है कि दिस पैटर्न इज फॉर बेयरिश मार्केट। मतलब ये पैटर्न आपका वहाँ बनेगा जहाँ पे मार्केट इंडिकेशन आपको गिरने का देने वाली है, मतलब मार्केट में एक फॉल आने वाला है, ये आपको ये पैटर्न ये बता रहा है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि मार्केट में बेसिकली आपका फॉल आने वाला है, ये पहले से पता चल जाता है आपको विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न, तो आपको लगेगा कि बेसिकली कितना जल्दी पता लगेगा, वेल मार्केट गिरने से पहले पता लग जाता है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आई हैव बेसिकली सेव्ड, जो कि निफ्टी में बना था आपका जस्ट आफ्टर दिवाली के बाद बना था ये, 11th नवंबर वाले वीक में हमने आइडेंटिफाई किया था। आई होप एवरीवन इज एबल टू सी दिस पैटर्न, दैट इज अ हेड एंड शोल्डर इन निफ्टी, जिसको आइडेंटिफाई करा था हमने 17,800 के लेवल पे, राइट। और इस लेवल के बाद ये लेवल हमने अपने स्टॉक मार्केट अपडेट्स ग्रुप व्हाट्सएप पे जितने हमारे स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं उसमें अपडेट किया था। इवन द सेम थिंग वाज टोल्ड बाय मी इन आवर यूट्यूब चैनल एज वेल। एंड उसके बाद मार्केट ने सिग्निफिकेंटली 17,800 से 16,400 का लो मार्केट ने विद इन दिसंबर मिड तक कर दिया था। 20th दिसंबर का अगर आप मार्केट का लो चेक करोगे तो 16,400 आपको मिलेगा। तो मार्केट गिरने वाली है, ये इंडिकेशन, ये पैटर्न्स आपको एक तरीके से पहले ही दे देते हैं। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स इन द मार्केट जो बेसिकली ये पैटर्न्स हैं कर क्या रहे हैं। ये पैटर्न आपको मार्केट में सही पॉइंट पे एंटर करने में, जहां से प्रॉफिट मैक्सिमम हो और लॉस मिनिमम हो, वो पॉइंट्स आपको मार्केट ये दे रहे हैं। तो ये पैटर्न एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। मार्केट जब गिर रही होती है तो ये पैटर्न बेसिकली मार्केट में जब भी बनेगा, दिस इज अ साइन दैट you get a alert that the market is going to fall or the stock is going to fall. लेकिन गाइज अगर इस पैटर्न को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, घुमा दूं, 180 डिग्री पे घुमा दूं मैं इस तरीके से, अब यही पैटर्न बेसिकली मुझे मार्केट में जहां पे बाइंग बनने वाली है वो बताता है। पहले वाला पैटर्न सेलिंग बता रहा था, ये वाला बाइंग बताएगा। दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मतलब उल्टा हेड एंड शोल्डर। अब ये पैटर्न अगर जिस स्टॉक में बनता है ना, वो स्टॉक में आपको एक बढ़िया अपमूव देखने को मिल जाता है, एक बड़ा अपमूव आपको स्टॉक में मिल जाता है बहुत ईजिली। अब ये पैटर्न्स भी हमारे कुछ स्टॉक्स में अभी रिसेंट में पास्ट में कुछ कंपनीज में बने हैं जिसको हमने आइडेंटिफाई कर रखा है। ये बना था क्लियरली आपका कोल इंडिया में, आज से कम 6 महीने पहले बना था कोल इंडिया में। बट द मेन थिंग इज दैट एक्सपेक्टेड ब्रेकआउट रेंज वाज 155 एंड द टारगेट एक्सपेक्टेंसी वाज 200। अक्टूबर में कोल इंडिया 200 रुपये टच ऑलरेडी कर चुका है। तो ये पैटर्न बेसिकली आपका लाइवली एक बढ़िया रिटर्न आपको ऑलरेडी दे चुका है कोल इंडिया में। सेम पैटर्न जो अभी लाइव है, जो चल रहा है वो चल रहा है सन टीवी में। सन टीवी नेटवर्क जो कंपनी है, बेसिकली इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन द स्टॉक। अब इसके अकॉर्डिंग इसमें जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स हमें हैं वो हैं पहले इमीडिएटली 650 रुपये के और उसके बाद 800 रुपये के, जो आपको मे बी इस फाइनेंशियल ईयर में 2022 में देखने को मिल जाए इस कंपनी से। तो गाइज ये सारी चीज़ें जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हम आपको आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्या है, ये जो है आपको ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस में हेल्प करेगी। इन टेक्निकल एनालिसिस देयर आर मेनी थिंग्स बेसिकली दैट वी विल कवर। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बेसिकली आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे, these all are the indicators, ये सारे इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर बेसिकली आपको इंडिकेट करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। और जो भी हमने अभी ऊपर देखा, अभी जो हमने शॉर्ट जो हमने आइडेंटिफाई करा, वो ही आपके ये टॉपिक्स थे। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस जो है, ये आपका जो कोर्स है, दिस विल बेसिकली वर्क फॉर मोर देन 30 सेशंस। देयर आर 35 to 40 सेशंस इन टेक्निकल एनालिसिस, राइट।
every session will be of 1.5 hour, मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती हैं इसमें। प्लस आपका टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद व्हाट थिंग्स दैट यू विल गेट, आपको बेसिकली एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव जो होता है, ट्रेडिंग एनालिसिस जो ट्रेडिंग होती है बेसिकली आपको वो करनी आ जाती है। टॉकिंग अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो टॉपिक है कहीं ना कहीं एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, क्योंकि मार्केट में सॉरी कहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है, मार्केट कहाँ तक रेजिस्टेंस लेगा, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करना बेसिकली इतना आसान नहीं है। तो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, जैसे अभी आप लोग एक रूम में बैठे हैं, आपका जो फ्लोर है दैट इज योर सपोर्ट एंड आपका जो सीलिंग है दैट इज योर रेजिस्टेंस, राइट। तो मार्केट में भी मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है। सपोर्ट एरिया जो मार्केट का होता है जहां पे मार्केट बेसिकली गिर रहा है, और जो सपोर्ट एरिया है मार्केट का जहां से मार्केट वापस उठना शुरू करता है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज द डिमांड जोन। उसको हम डिमांड जोन भी बोलते हैं, क्योंकि मार्केट बेसिकली आपका दो चीजों में चल रहा है, दो चीजों के बेसिस पे चलती है चीजें, डिमांड एंड सप्लाई, राइट। सो बेसिकली इट इज सपोर्ट एरिया इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिमांड जोन, मतलब जहां से स्टॉक में बायर्स एंटर करते हैं, जहां से बाइंग आती है। और जो बेसिकली मार्केट का रेजिस्टेंस जोन होता है, जहां बेसिकली मार्केट जाकर मार्केट रुकता है और जहां से वापस सेलिंग प्रेशर आना शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सप्लाई जोन, जहां से मार्केट में सेलर्स एंटर करते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि मार्केट में जो डिमांड जोन है, जो सपोर्ट जोन है, वहां से हमेशा बायर एंटर करेंगे और सप्लाई जोन से हमेशा सेलर ही एंटर करेंगे। अगर ये डिमांड जोन के पास सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, मतलब सेलर ज्यादा है बायर कम है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो डिमांड जोन है टूट जाएगा, मार्केट यहां से और गिर जाएगी, सपोर्ट टूट गया। सेम थिंग हैपेंस विद द सप्लाई, दैट इज अ रेजिस्टेंस जोन। अगर ये रेजिस्टेंस जोन के पास बेसिकली अगर आपका डिमांड ज्यादा है, मतलब बायर ज्यादा इंटेंसिटी से आ रहे हैं, प्लस सप्लाई उतनी नहीं है, रेजिस्टेंस मतलब सेलर उतने नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस टूट जाएगा, स्टॉक और ऊपर चला जाएगा। तो डिमांड सप्लाई बेसिक लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अगर मैं इसका आपको मार्केट में लाइव एग्जांपल दूं, लाइव एग्जांपल में आप ये तरीके से मान के चलो, अब आप अगर मार्केट को देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, मार्केट अभी बेसिकली वापस नीचे आ रही है, लेकिन मार्केट ने इससे पहले जब मार्केट ऊपर बढ़ी थी तो जो ये रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट इसको तोड़कर ऊपर गई थी, राइट। ये रेजिस्टेंस था। अब ये सेम रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे सपोर्ट का भी काम करेगा, क्योंकि मार्केट उसके ऊपर है ना। तो मार्केट में यही रेजिस्टेंस, जब मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ तोड़ा है, अब नीचे गिरते टाइम यही रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो मार्केट के पास 17,500 का जो लेवल है, 17,500, दिस लेवल इज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर मार्केट इस सपोर्ट के साथ आपका मंडे का सेशन अगर क्रॉस कर लेता है, मतलब 17,500 के नीचे मंडे को क्लोजिंग नहीं आती, जिसके चांसेस वैसे कम है, हो सकता है मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है, इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई वॉज ग्रेटर देन डिमांड, मतलब सपोर्ट टूट गया, मार्केट अब और गिरेगी। तो सपोर्ट यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद मार्केट अब अगले सपोर्ट की तरफ चलेगी। मार्केट का जो अगला सपोर्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं 17,200 के आसपास है। अब एक्चुअली इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्लॉट कैसे करना है, ये चीजें लाइव क्लासेस में आपको हम सिखाते हैं। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में, जो इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली करते हैं, या इंट्राडे ट्रेडिंग जिनका मेन फोकस ही इंट्राडे में होता है, उनके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ से वापस घूम के नीचे गिरेगा, या कहाँ से वापस ऊपर बढ़ेगा। ये लेवल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। गाइस, हाँ जी, अगर कल की बात करें और बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आपके पास अवेलेबल है, बिल्कुल है। हाँ, तो आप कल का एक चार्ट निकालो सर, तो आप ये देखोगे कि इसमें जो है विद इन 3 मिनट्स बैंक निफ्टी ने जो है 300 पॉइंट रिकवर किए लास्ट। बिल्कुल 3 बजे के बाद करे थे, राइट। 3 बजे के बाद विद इन 3 मिनट्स। यस। और उससे पहले ऐसा लग रहा था कि जो है ये आज मार्केट जो है
निकल गया नीचे की तरफ। हाँ जी, ये देखो, ये अगर आप देख रहे हो, ये ग्रीन कलर के जो है कैंडल्स बड़े बने। तो यहाँ कैसे नीचे जो है हम लोगों को मालूम चलेगा कि ये यही सपोर्ट बनेगा या इससे थोड़ा सा ऊपर हम लोग जो है ट्रेडिंग करें? बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग करना तो मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल इजी है। देखिए भाई कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल इजी है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा देखो इन डेप्थ जाना पड़ता है। अगर आप देखेंगे, मैंने लाइन बनाई है, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ब्लैक लाइन दिख रही है आप लोगों को? हाँ दिख रही है। ये ब्लैक लाइन जो है, ये मॉर्निंग से मार्केट का सपोर्ट लेवल मार्केट रोक के बैठा था। ये इंट्राडे चार्ट है कल का। ये सुबह से लेके आपका सुबह 9:15 बजे से ये 5 मिनट का चार्ट है। एक एक कैंडल 5-5 मिनट के फ्रेम पे बन रही है, ठीक है? अब आप एक चीज नोटिस करो, मार्केट ने जितनी बार इस लेवल पे मार्केट आया, कितनी बार आया? पहले एक बार 2 बार आया तो ठीक है, लेकिन जब मार्केट आपका 3 बजे के आसपास इस लेवल पे आया, ठीक है, मार्केट ने उस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करा, राइट? अब ये सपोर्ट लेवल था, इतना तो पता है आपको, क्योंकि मार्केट बार बार उस पर रुक रहा था। अब सपोर्ट लेवल से मार्केट ने दोबारा ऊपर की तरफ बाउंस कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ बाउंस करने का जो मार्केट के पास रीजन था, वो रीजन एक्चुअली ये था कि HUL के रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आए थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर के। उस वजह से क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट ने ऊपर की तरफ बाउंस कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में बेसिकली अब कल मार्केट ऊपर ही बढ़ेगी या मार्केट ऊपर ही जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस भी तो बना हुआ है ना मार्केट का। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाऊं, थोड़ा सा हम एडवांस कंसेप्ट्स पे आ गए गाइस। ट्रेंड लाइन बनाऊं मैं, तो ट्रेंड लाइन तो डाउन साइड ही है ना। मार्केट जितनी बार उस ट्रेंड को टच कर रहा है, वहां से वापस नीचे गिर रहा है। तो मेरे लिए अब यहाँ पे गैप भी था, मार्केट गैप डाउन भी हुई थी फ्राइडे के सेशन में। जब तक मार्केट दोबारा इस लेवल के ऊपर नहीं आता, दैट इज 37,900, 38,000 मान लो आप, तब तक कोई खास मार्केट में बाइंग नहीं है, ये मैं मान के चलूंगा। प्लस अब ट्रेडिंग में सिर्फ हमारा काम सुबह 9 बजे से 3 बजे तक का नहीं है, हमको ये भी देखना होता है कि भाई ग्लोबल मार्केट कहाँ जा रही है, बाकी मार्केट्स क्या कर रही हैं। ग्लोबल मार्केट्स का मतलब है भाई आपका US मार्केट क्या कर रही है, या फिर आपका दूसरी मार्केट क्या कर रही है। क्या आप लोगों ने ग्लोबल मार्केट्स, आपने अजय जी वॉच करी, देखा था ग्लोबल मार्केट कल? हाँ, मैं जो है ये स्टडी करता हूँ, वॉच करता हूँ, ग्लोबल भी और ऊपर सुबह एशियंस भी, रात को डाउ जोन्स का क्लोज भी। यस। अब आप अगर एक चीज नोटिस करोगे, जो SGX निफ्टी है, ये कहाँ क्लोज हुआ है? 17,438। मतलब हमारा मार्केट जहां क्लोज हुआ, हमारा मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है? 17,617। मतलब हमारी मार्केट में मंडे को क्या आने वाला है? 200 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है? जो सपोर्ट लेवल है ये होल्ड नहीं कर पाया, मतलब मार्केट क्लोजिंग बेसिस इसने फ्राइडे को तो बचा लिया, लेकिन अब मंडे को हम ओपन कहाँ होने वाले हैं? इसके नीचे ही ओपन होने वाले हैं ना। दैट मीन्स ये सपोर्ट लेवल ओवरनाइट टूट गया। अब अगर मार्केट इमीडिएटली इस लेवल को दोबारा रिक्लेम अगर नहीं करता है, कौन सा लेवल? बैंक निफ्टी के लिए 37,200, 250, 300 का लेवल, और निफ्टी के लिए 17,500 का लेवल। अगर मंडे को मार्केट विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर, मतलब 10 बजे तक अगर इसको दोबारा रिक्लेम नहीं करता है, तो वहां से मार्केट दोबारा और जोर से गिरेगा। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, आपको थोड़ा सा जब आप क्लासेस करेंगे, इन डेप्थ चीज़ों को सीखोगे, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ट्रेडिंग में। सपोर्ट रेजिस्टेंस हर टाइप की ट्रेडिंग में, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, सब में इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज अ इंट्राडे ट्रेडर इंट्राडे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? लोग तो करते हैं इंट्राडे हैं सर। हाँ, इंट्राडे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो, करने को बहुत लोग इंट्राडे नहीं भी कर सकते, क्योंकि अब सपोज अगर किसी के पास फुल टाइम जॉब है, ही इज हैविंग अ बिजनेस और अ जॉब, तो वो ज़्यादा बेसिकली इंटरेस्टेड होगा पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग में, इंट्राडे करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो एवरीवन हैज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सपोर्ट रेजिस्टेंस सब में ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे गाइस, सारे इंपॉर्टेंट हैं ट्रेडिंग में वैसे, और ये आपके क्लासेस में इन डेप्थ आपको सिखाई भी जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है गाइस जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई? एवरीवन, एनी डाउट स्टिल हियर? I would expect everyone guys, मैं yes और no एक्सपेक्ट करूंगा। everyone, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अब गाइज यहाँ पे मैं आपको एक 10 मिनट का और ओवरव्यू दे देता हूँ अबाउट द फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ द मार्केट। देखिए, ये तो आपने टेक्निकल एनालिसिस की बात करी जो ट्रेडिंग में काम आती है, राइट? लेकिन ट्रेडिंग के अलावा
ट्रेडिंग करने के अलावा स्टॉक मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टिंग जैसे हम कहते हैं, या फिर एक प्रॉपर बढ़िया इन्वेस्टिंग जो हम करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, अब वो लॉन्ग टर्म बेसिकली डिपेंड करता है कि वो आपके बेसिकली अपने अपने तरीके से कितना लॉन्ग टर्म है। किसी के लिए 5 साल भी लॉन्ग टर्म है, राइट, और जो लोग अपने अर्ली 30s में है या फिर बेसिकली अर्ली 40s में है, तो बेसिकली फॉर देम लॉन्ग टर्म इज प्लानिंग देयर रिटायरमेंट। 60 ईयर्स तक पहुंचने तक भाई मेरे पास ये वेल्थ होनी चाहिए, मैं अपना इस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस में अच्छी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब फंडामेंटल एनालिसिस में इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, वो टेक्निकल से बहुत हटकर है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस तो गाइज हम लोग करते हैं कि भाई आज आपने कुछ खरीदा, कल या उसमें 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद प्रॉफिट आया, आपने एग्जिट कर दिया। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली जो है that basically measures the long term investments। अब कितना लॉन्ग टर्म हो सकता है, जो कि 1 साल 2 साल से ज्यादा के लिए आप पैसा इन्वेस्ट किसी चीज में करने की सोच रहे हो, राइट। अब फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम कौन सी चीजों पे कंपनीज की ध्यान देते हैं, राइट, यहाँ पे हम लोग जो मेन चीजों पे फोकस करते हैं फॉर फंडामेंटल्स, दैट इज कंपनीज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का कैश फ्लो, भाई कितना कैश कंपनी के पास है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कंपनी के, जैसे कि कंपनी का बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि जो कंपनी पैसा नहीं बना रही, जो कंपनी पैसा नहीं कमा रही, वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बहुत सारी कंपनीज में ऐसी दिखा दूंगा अभी के अभी, जिन कंपनीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब ऑपरेशन से पैसा वो बना रही हैं, लेकिन कंपनी के हाथ में जो नेट प्रॉफिट है, सारे खर्चे हटाने के बाद, एक्सपेंसेस हटाने के बाद, टैक्सेस पे करने के बाद, कंपनी के हाथ में बचता कुछ नहीं है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी का नेट प्रॉफिट है, कि कंपनी के हाथ में अपना फायदा जो है वो बचना चाहिए। ऑपरेशन से पैसा तो बहुत सारी कंपनीज कमा रही है। सबसे बेसिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया कंपनी के बारे में हर किसी ने सुना होगा, राइट, वोडाफोन आइडिया हर कोई जानता भी है। वोडाफोन आइडिया का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा है। कंपनी अपने ऑपरेशन से जब से मर्जअप हुआ है कंपनी का, दोनों आपस में कंपनी जब मर्ज हो चुकी हैं, देखिए आपके सामने मैंने ओपन कर दिया है, एवरीवन विल बी एबल टू सी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज वेरी गुड। कंपनी हर साल पिछले कम से कम 3 सालों में 4 सालों में 5,000 करोड़, 14,000 करोड़, 16,000 करोड़ रुपए कमा रही है कंपनी। लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नीचे देखो आप लोग, दैट इज -70,000 करोड़, -44,000 करोड़, माइनस में है, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, लोग बहुत सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जज करके या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को जज करके जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कंपनी पे। अब देखिए फंडामेंटल एनालिसिस में एक चीज बोला जाता है कि जो भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर 20% से ज्यादा है ना, वो कंपनी बहुत बढ़िया है। लेकिन वो चीज यहाँ तो स्टैंड नहीं हो रही। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है, लेकिन व्हाट अबाउट द नेट प्रॉफिट? हाथ में तो कुछ नहीं बच रहा ना। अब जिस कंपनी के पास हाथ में कुछ नहीं बच रहा, उस कंपनी का कैश फ्लो नहीं है। जिस कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं है, वो अपने एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर सकती। तो ये चीजें फंडामेंटल में हम लोग जज करते हैं, और फंडामेंटल्स में इसके अकॉर्डिंग वी ट्राई टू एनालाइज सच कंपनीज जो कंपनी आपको लॉन्ग रन में बढ़िया पैसा बनाकर दे सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में, वैसे फंडामेंटल ज्यादा डेप्थ टॉपिक है, लेकिन इतने डेप्थ में हम जाएंगे नहीं। अगर मैं इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर एक क्वेरी रन कर दूं, भाई फंडामेंटली हजारों कंपनीज हैं, मुझे कैसे पता कौन सी कंपनी में क्या चल रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्क्रीनर में मैं क्वेरी रन करता हूँ। इस क्वेरी में मुझे क्या चाहिए, राइट? अगर हम लोग चाहते हैं कि हम अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करना चाहें, तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो कंपनी का है, ये मुझे चाहिए भाई कंपनी का मिनिमम 20% से ज्यादा होना चाहिए। एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी का लास्ट ईयर है, NPN, नेट प्रॉफिट मार्जिन फॉर लास्ट ईयर, दैट शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 20%। इसके अलावा कंपनी का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप मतलब कंपनी का जो टोटल साइज है, दैट शुड बी लेस देन 10,000 करोड़। क्योंकि यहाँ पे हम कौन सी कंपनीज आइडेंटिफाई करने की सोच रहे हैं गाइस? यहाँ पे हम छोटी कंपनीज आइडेंटिफाई करने की सोच रहे हैं कि जो कंपनियां छोटी हैं अभी फिलहाल, ठीक है। इसके अलावा एंड कंपनी का जो डेप्थ है,
कर्जा है कंपनी का, वो भी मैं चाहता हूं कि कंपनी का कर्जा 100 करोड़ से कम हो। मैं ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करना चाहता हूं फंडामेंटली जो कंपनी डेप्थ फ्री हो, क्योंकि देखिए जो कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं होगा वो कंपनी लॉन्ग रन में ज्यादा प्रॉफिट देगी आपको। इतनी चीजें अगर आप रन कर दोगे, एक सेकंड यहां पे एंड लगाना पड़ेगा, इतनी चीजें आप रन कर दोगे गाइस, आपके सामने यहाँ पे ऐसी कंपनीज निकल कर आ गई हैं जिनका मार्केट कैप अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ये कंपनीज बहुत अच्छी कंपनीज हैं लॉन्ग रन में, क्योंकि ये कंपनी पहली चीज तो छोटी कंपनी है लेकिन फायदे में है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% से ज्यादा है, कंपनी का बेसिकली जो कर्जा है, डेप्थ है वो बहुत कम है, 100 करोड़ से कम है डेप्थ, प्लस जो कंपनी का मार्केट कैप है वो भी कम है। इसके अलावा आप इसमें एक चीज और आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसमें अगर आपको ये चाहिए कि भाई मैं इसमें ऐसी कंपनीज को इग्नोर कर दूं जो कंपनीज भाई महंगी ना हो, मैं सस्ती कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता हूं जिनका मार्केट प्राइस अभी जो करंट शेयर प्राइस है वो बेसिकली आपका जो है करंट प्राइस 200 से कम हो, मतलब कंपनियां 200 रुपए से सस्ती हैं, करंट प्राइस लेस देन 200। अब आपके सामने गाइस ऐसी कंपनीज ही आ गई हैं, ऐसी कंपनीज हैं सारी की सारी जिन कंपनीज का जो प्राइस है वो 200 रुपए से कम है, एंड दीज ऑल कंपनीज आर हैविंग हाई रिटर्न्स। अब इसमें से बहुत सारे नाम आपने नहीं भी सुने होंगे, राइट, लेकिन हाँ ये कंपनीज कहीं ना कहीं छोटी कंपनीज होने के साथ साथ आपको बड़े रिटर्न्स दे सकती हैं। वेल अगर आपको इसका क्वेरी चेंज करना है भाई, इसमें आप ये चाहते हो कि भाई कंपनी छोटी नहीं होनी चाहिए, कंपनी बड़ी होनी चाहिए, मतलब मैं छोटी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं अपना पोर्टफोलियो बड़ी कंपनीज का बनाना चाहता हूँ, तो उसमें आप पोर्टफोलियो में चेंज कर दो, मार्केट कैप शुड बी बेसिकली मार्केट कैप आपका जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ से मार्केट कैप की बड़ी कंपनीज ही आएंगी आपके पास। अब इसके अलावा एंड कंपनी का बेसिकली जो आपका एक तरीके से जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी एक कंसेप्ट होता है, दैट शुड बी बेसिकली लेस देन 30। अब आपके सामने सारी बड़ी कंपनीज निकल कर आ गई हैं जो कंपनीज का नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया रहता है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा। अब देखो ये कंपनीज का नाम आपने जरूर सुने होंगे कहीं ना कहीं, लॉरस लैब्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ओरेकल फाइनेंस, इप्का लैब्स, एनएमडीसी, आईटीसी, हिंदुस्तान जिंक, इंडस टावर, मुथूट फाइनेंस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो अब ऐसी कंपनीज आपको क्या चाहिए, ऐसी कंपनीज आपको चाहिए जो कंपनीज में पैसा डाल सकते हो। होता क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम आदमी ना थोड़ा एक तरीके से लाइट नोट पे ले लेता है फंडामेंटल्स को, वो सोचता है अरे यार टेक्निकल से पैसा आ रहा है तो फंडामेंटली क्या करना है, फंडामेंटली येस बैंक में पैसा डाल दो, क्योंकि येस बैंक तो बहुत लोगों का फेमस हो चुका है। येस बैंक 12-13 रुपए का स्टॉक है, लोगों को लगता है यहाँ से 12-13 रुपए से वो 50 रुपए हो जाएगा तो प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फंडामेंटली लॉन्ग रन में अच्छी कंपनी सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, राइट। या फिर आदमी को लगता है अरे रिलायंस खरीद लो, एचडीएफसी खरीद लो, मारुति खरीद लो, टीसीएस खरीद लो, बस फंडामेंटली ये कंपनीज बहुत हैं, लेकिन ऐसी कंपनीज भी फंडामेंटली होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में जो आज वो शेयर 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये का होगा, आने वाले 10 साल में वो 100 रुपये का शेयर 10,000 का होने की पॉसिबिलिटीज दम रखता है। तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस सीखना लॉन्ग रन के लिए बहुत जरूरी है। तो उसी चीज़ों को हम फंडामेंटल एनालिसिस में सीखते हैं। माय मेन मोटिव इन फंडामेंटल एनालिसिस इज टू बेसिकली गिव यू अ ओवरव्यू ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग हमें कंपनी की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग करनी चाहिए कि जो कंपनी की वैल्यू आज नहीं है लेकिन इन फ्यूचर उसकी वैल्यू आगे कुछ ना कुछ बन सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टिंग उसमें करने की हम सोच रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये सारी चीज़ें गाइस आप हमारी क्लासेस में सीखेंगे, टेक्निकल से लेके ऑप्शन स्ट्रैटेजीज से लेके फंडामेंटल एनालिसिस, दिस ऑल थिंग्स विल बी टॉट टू यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। जिन्होंने स्टॉक मार्केट में कभी ट्रेडिंग नहीं करी है, स्टार्टिंग से हम चीज़ों को सिखाएंगे फ्रॉम द बेसिक थिंग्स, फ्रॉम द वेरी बेसिक नॉलेज जो हमने स्टार्टिंग में क्लास में स्टार्ट करा था, वहाँ से लेके वी विल बी रेंजिंग टुवर्ड्स दी फंडामेंटल्स एंड एडवांस कंसेप्ट्स। सो गाइज दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन द डेमो सेशन। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो प्लीज गो अहेड पूछिए, अगर आपको कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो। नो
ओके, आई होप द डेमो वाज प्रेटी क्लियर टू एवरीवन. सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी आपको. स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपके पास हमारे नंबर्स हैं. द काउंसलर्स विल ऑल्सो कॉल यू टू गेट द फीडबैक, राइट? तो आप उनको पूछ सकते हैं. एंड गाइज, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन एंड गिविंग योर 1 hour टाइम. Thank you so much. Thanks a lot everyone. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for giving us time. Thanks a lot everyone. Bye bye, take care. Subscribe now and press the bell icon.